फिजिक्स ग्रेड 10 FPISC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सब डोमेन थर्मल एक्सपेंशन एंड सुपर कंडक्टिविटी की एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम कंता पब्लिशर। ये 1 चैप्टर का सेक्शन सी है इन कंता पब्लिशर बुक। ये सारे एसएलओ जाते हैं इस चैप्टर के साथ, इस सेक्शन के साथ। और सबसे पहले एसएलओ से मुतालिक जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन अपॉन हीटिंग। तो इसका आंसर है सॉलिड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। What happens to the particles in a substance when it is heated and undergoes thermal expansion? तो the particles move faster and spread apart. इससे related short question सबसे पहला है how thermal expansion differs in solids, liquids and gases according to the kinetic theory of matter. तो देखो तीनों के अंदर जब आप लोग हीट प्रोवाइड करते हो तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती है ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तेज तेज तो मूव करते हैं, बट क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किसी के अंदर टाइट है, किसी के अंदर नॉर्मल है और किसी के अंदर लूज है, तो उसकी वजह से एक्सपेंशन जो होती है वो तीनों के अंदर डिफर करती है। गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड के अंदर, सबसे कम सॉलिड के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखें, वो है डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स व्हेन दे आर हीटेड एंड हाउ इट इफेक्ट्स द साइज एंड शेप बोथ इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जब भी आप लोग हीट करोगे वो एक्सपैंड करेगा। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड तो करेंगे और लेंथ, एरिया, वॉल्यूम स्लाइटली जो है वो बढ़ जाएंगे। लिक्विड्स के अंदर एक्सपेंशन होगी और उसकी वजह से आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और शेप ऑफ द कंटेनर जो है वो भी वो भी एक्सपैंड होती है, क्योंकि हीट आपके सिर्फ लिक्विड को प्रोवाइड नहीं होती, उस कंटेनर को भी प्रोवाइड होती है। तो उस लिक्विड के साथ साथ कंटेनर की भी शेप एक्सपैंड होती है और उसके लिहाज से जो लिक्विड का कॉलम है वो ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आया था, उसके बाद उसके अंदर पहला हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। How does the magnitude of expansion vary for these three states of matter? तो इसके अंदर भी वही उसी किस्म का जवाब है कि गैस के अंदर सबसे ज़्यादा, लिक्विड के अंदर उससे कम और सॉलिड के अंदर उससे कम। सबके अंदर जवाब एक ही तरह का है, बस आप लोगों ने उसको एक तरीके से लिखना है। उसके बाद ये कि सॉलिड्स हम लोग अब इनको तीनों को अलग अलग भी बयान करेंगे कि सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन होती है बट बहुत कम होती है। आप लोग सॉलिड के पैन को गर्म करते हो तो उनके अंदर एक्सपेंशन हो रही होती है बट इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती। जब हम लोग लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं तेज़ होते हैं। ठीक है, और उसका कॉलम ऊपर या नीचे जाता है इन कंटेनर। गैस सबसे एक्सपैंड करती है और इसके जो ये सबसे एक्सपेंड करती है क्योंकि इसके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस बहुत ज़्यादा कम होती है और इसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। दूसरा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन देखें, एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट अकाउंटिंग फॉर थर्मल एक्सपेंशन व्हेन डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस एंड रेलवेज। अगर आप लोग ब्रिजेस और रेलवेज बनाते हुए थर्मल एक्सपेंशन को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो गर्मियों और सर्दियों में इसके कॉन्सिक्वेंसेज कैसे हो सकते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से पहले समझें कि जब वो हीट करेंगे और तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जब वो हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करेंगे और जब वो कूल डाउन होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये पूरी थ्योरी है ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कि जब हीटेड होता है एनी ऑफ द सब्सटेंस तो उसके पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लगते हैं और वो फिर एक्सपैंड करता है, और कूल डाउन जब होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो ब्रिजेस और आप लोगों की रेलवेज होती हैं बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनके अंदर फिर थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। गर्मियों के अंदर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और सर्दियों के अंदर गर्मियों के अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाती है, ब्रिजेस जो होते हैं बेंड होने का खतरा होता है, और सर्दियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो ब्रिजेस के अंदर गैप्स आने का खतरा होता है। तो उसके लिए किया क्या जाता है कि इन ब्रिजेस के दरम्यान में जॉइंट्स लगा दिए जाते हैं। ये जॉइंट्स खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं इन समर्स एंड विंटर्स, ताकि ब्रिजेस के स्ट्रक्चर्स को कोई डैमेज ना हो और ये जॉइंट सब कुछ संभाल लें। ये ब्रिजेस के शुरू और आखिर में लगे होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगला स्टेप पे जाएंगे, एनालाइज द एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो इसके अंदर रेल रोड्स हैं जो एक्सपैंड करती हैं और बेंड करती हैं इन हॉट वर्ड। तो सबसे पहला वाला इसका क्यों नहीं आंसर था, क्योंकि वो है अ ब्रिज श्रिंकिंग इन लेंथ ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, क्योंकि उन्होंने हमसे थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल पूछी है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की नहीं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्लाई टू द फंक्शनिंग ऑफ आर थर्मामीटर। तो जब थर्मामीटर गर्म होता है तो उसका मरकरी एक्सपैंड करता है और जब वो ठंडा होता है तो उसका मरकरी
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो होती है ये प्रोपोर्शनल होती है ऑफ योर मार्किंग, और इसी वजह से आप लोग इसका टेम्परेचर नाप सकते हो। दूसरा शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे वो कहता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लीव गैप्स बिटवीन द मेटल पार्ट्स इन मैकेनिकल सिस्टम्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस। तो मैंने बताया है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस जब होती हैं थर्मल एक्सपेंशन होती है, ताकि ये बेंड ना कर जाएंगे, टूट ना जाएं, आप लोगों के जो स्ट्रक्चर्स हैं ख़राब ना हो जाएं, इसकी वजह से इनके दरमियान में गैप्स छोड़ दिए जाते हैं, इनके दरमियान में जॉइंट्स बना दिए जाते हैं ताकि ये सही रहें इन समर्स एंड इन विंटर्स। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहते हैं एनालाइज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन इंजीनियरिंग and construction. How are expansion joints used to prevent damage in bridges and buildings? तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स देखना, इसके अंदर मेटल टायर्स हैं। जब हम लोगों ने लकड़ी के टायर्स के ऊपर मेटल टायर्स चढ़ाने होते हैं तो हम लोग पहले उनको हम लोग गर्म पानी में डाल के एक्सपैंड कराते हैं एंड देन हम लोग उसे ठंडे पानी में डाल के कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। थर्मामीटर के अंदर ये थर्मल एक्सपेंशन होती है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है, एंड बायोमेटालिक स्ट्रिप के अंदर भी थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमिना यूज़ होता है। उसके बाद ये बायोमेटालिक स्ट्रिप मैंने सामने बना दिया क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक है और ये एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप किस तरह हीट सोर्स के थ्रू एक्सपैंड हो रही है और बेंड हो रही है और स्विच को ऑन कर रही है, उसकी एक छोटी सी डायग्राम थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि जॉइंट्स किस तरह इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्डिंग और ब्रिजेस को बचाएंगे। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये लगे होते हैं ताकि ब्रिज जो है वो खुद एक्सपैंड करके बेंड ना हो जाए। जब वो एक्सपैंड करे तो उसके बीच में इतनी जगह हो कि वो एक्सपैंड बेंड हो के ना करे, वो एक्सपैंड फैल के करे, वो सीधी लाइन में फैले, बेंड ना हो। इसकी वजह से जॉइंट्स लगे होते हैं ताकि उनको खाली स्पेस मिले। अगर उनको खाली स्पेस नहीं दोगे आप तो वो फैलेंगे तो फैलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि खाली स्पेस है चलो हम लोग फैलते नहीं हैं, वो फैलेंगे फिर वो बेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको टूटने से बचाने के लिए ये बीच में जॉइंट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद अगला हमसे ERQ यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते हैं एक्सप्लेन द डिज़ाइन ऑफ अ प्रेशर कुकर एंड हाउ इट यूटिलाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जो प्रेशर कुकर होता है वो सील होता है, ठीक है, उसके अंदर स्टीम रह जाती है। ठीक है, अब स्टीम जो है उससे नीचे से आप लोग आग देते जा रहे हो, वो एक्सपैंड करिए, वो एक्सपैंड करिए, वो एक्सपैंड करिए। अब जो कुकर है वो सील्ड है, तो इसकी वजह से जब एक्सपेंशन होती है उसकी वजह से एक्सपेंशन हो रही है, अब अंदर वाला प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, गैस एक्सपैंड हो के अंदर वाला प्रेशर बढ़ा रही है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो राइज हो जाता है, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज हो जाता है। और इसकी मदद से जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाए, अंदर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, तो पानी जल्दी आप लोगों को बॉयल होता होने मिलेगा। जब तक पानी जल्दी बॉयल नहीं होगा तो खाने को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा पकने के लिए और वो इजीली पक सकेगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास SLO है कि हम लोगों ने क्वालिटेटिवली थर्मल एक्सपेंशन बतानी है एंड सॉलिड्स से रिलेटेड MCQ है हमारे पास, हाउ डू बायोमेटालिक स्ट्रिप वर्क। तो इसका आंसर है मेटल विद हायर एक्सपेंशन बेंड्स मोर। तो इसके अंदर 2 मेटल होते हैं और जिसकी हायर एक्सपेंशन होती है वो बेंड करता है ज़्यादा। उसके बाद हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन सॉलिड्स प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो लीनियर अगर हम लोग एक्सपेंशन की बात करें तो ये इसका मतलब होता है कि 1D ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब इन रियल लाइफ कोई भी 1D ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम लोग 1D ऑब्जेक्ट किसको कंसिडर करेंगे, जिसकी एक डायमेंशन बाकी दोनों डायमेंशन से बहुत ज़्यादा लंबी है और बाकी दोनों डायमेंशन इसके सामने नेग्लिजिबल हैं। जैसे रेलवे ट्रैक, इसकी लेंथ बहुत लंबी है एंड विड्थ और हाइट बहुत कम है उसके मुकाबले में, क्योंकि रेलवे ट्रैक कितना लंबा लंबा होता है। तो फिर ये जो हाइट और विड्थ है इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं एंड हम लोग रेलवे ट्रैक्स को 1D मानते हैं और हम लोग ये कहते हैं इसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन हो रही है, यानी सिर्फ लेंथ की साइड से एक्सपेंशन हो रही है, विड्थ और हाइट इतनी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करती, तो हम लोग जस्ट उनको इग्नोर करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है, यानी जो ज़्यादा विजिबली 3D होते हैं, जिनकी तीनों डायमेंशंस एक दूसरे के मुकाबले की होती हैं। जिस टाइम मेटल का क्यूब है, अगर आप लोग उसे हीट अप करोगे तो तीनों डायमेंशन से ही एक्सपैंड करेगा। अब ऐसी कोई बात नहीं कि रेलवे ट्रैक तीनों डायमेंशन से एक्सपैंड नहीं करता, वो भी तीनों डायमेंशन से करता है, बट बाकी दोनों डायमेंशन इतनी नेग्लिजिबल हैं कि हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ द एक्सपेंशन ऑफ मेटल रॉड अपॉन हीटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो 1D हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स व्हेन दे आर हीटेड एंड हाउ दिस इफेक्ट देयर शेप एंड साइज स्पेसिफिकली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है पहले कि सॉलिड्स के अंदर किस तरह होती है थर्मल एक्सपेंशन, लिक्विड्स के अंदर किस तरह होती है, गैसेस के अंदर किस तरह होती है और ये उनके साइज और शेप पे किस तरह असर अंदाज होती है। सॉलिड के अंदर नेग्लिजिबल है
लिक्विड के अंदर उसका कॉलम ऊपर नीचे जाता है और साथ साथ कंटेनर की भी शेप चेंज होती है, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमसे जो ERQ क्या था, वो एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। वह मेटल रोड ऑफ लेंथ 2 मीटर एक्सपैंड्स बाय 0.004 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। तो उन्होंने हमें आंसर भी साथ दे दिया। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं, उन्होंने हमें लेंथ दी है, उन्होंने हमें उसके एक्सपेंशन दिया, उन्होंने हमें इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर दिया, और उन्होंने हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया जो कि अल्फा होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इससे हम लोग अल्फा को एक तरफ कर लेंगे एंड देन सब कुछ प्लग इन करके हमारे पास वही आंसर आएगा जो इन्होंने आंसर दिया था, एंड दैट्स इट। जो थर्ड हमारे पास ERQ है वो भी एक न्यूमेरिकल है कि इतना पीस ऑफ लेड है, ठीक है। उन्होंने उसके वॉल्यूम दिया हमें 300 सेंटीमीटर क्यूब एक पीस ऑफ लेड है। इसको हम लोगों ने हीट किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम लोगों ने इसकी चेंज इन वॉल्यूम पता करनी है, और उन्होंने हमें इसका कोफिशिएंट भी दे दिया। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन लिखा था, ये जो जवाब लिखा था उन्होंने इसका, वो गलत था, ठीक है। इसका जवाब हम लोग खुद फाइंड आउट करते हैं, तो ये आप लोग मिटा दें, गलत था। उसके बाद हमने इसका गिवन डाटा लिख लेना है। V हमें उन्होंने वॉल्यूम दे दिया है, टेम्परेचर इनिशियल वाला भी दे दिया, फाइनल वाला भी दे दिया है, चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों ने देखना है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हमें उन्होंने दे दिया जो कि बीटा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम लोग यहाँ से इधर चेंज ऑफ वॉल्यूम पहले ही एक तरफ है, सब कुछ प्लग इन करें, हमारे पास आंसर 0.78 आता है, 0.522 नहीं, ठीक है। उससे अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मर्करी इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ये है, और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वही बात है सारी। हम लोग सारा गिवन डाटा लिखेंगे, वही फॉर्मूला है, एंड सब कुछ प्लग इन करने के बाद हमारे पास आंसर है 1.8 सेंटीमीटर क्यूब, और वो उसी के इक्वल है जो उन्होंने हमें आंसर दिया, तो वी आर राइट। उसके बाद हमारे पास अगला SLO आ जाता है, जिसके हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। व्हेन वुड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड अकर। तो कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा एंड लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा, तो अपेरेंट एक्सपेंशन होगी। अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या है, जो आप लोगों को नज़र आती है, ठीक है, और रियल क्या है, जो असल में हुई होती है, ठीक है। अगली बात करें तो शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स प्रोवाइडिंग एग्जांपल ऑफ ईच। तो अपेरेंट एक्सपेंशन वह एक्सपेंशन है जो आप लोगों को नज़र आती है। देखो, क्योंकि कंटेनर भी एक्सपैंड कर रहा है, कंटेनर भी हीट अप हो रहा है, वो सॉलिड है, वो भी एक्सपैंड करेगा, अंदर लिक्विड भी एक्सपैंड हो रहा है, तो जितना उसका लेवल गिरना चाहिए था, जितना इंक्रीज होना चाहिए था, वो होता नहीं है, क्योंकि कंटेनर भी थोड़ा सा फूल जाता है, तो लिक्विड पहले थोड़ा सा नीचे आता है, देन लिक्विड खुद एक्सपैंड होता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो इसलिए हमें रियल जो लेवल होता है ऑफ वाटर वो हमें पता नहीं चल पाता, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है, उसे हम लोग अपेरेंट कहते हैं। लेकिन रियल वो है जो असल में एक्सपेंशन हुई है, ठीक है, जो लिक्विड के असल में एक्सपेंशन हुई है। अगर हम लोग कंटेनर के एक्सपेंशन को निकालें लिक्विड के एक्सपेंशन के अंदर से, तो जो एक्सपेंशन आएगी वो रियल होगी, वरना हमें हमेशा अपेरेंट एक्सपेंशन ही नज़र आती है। तो रियल का फॉर्मूला क्या होगा कि अपेरेंट के अंदर आप लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर को ऐड किया हुआ, क्या यही होगा? नहीं, आप लोगों ने माइनस करना है अपेरेंट में से एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर को, तब आप लोगों को रियल वाली मिलेगी। इसके बाद हमारे पास अपना अगला शॉर्ट स्मूथ क्वेश्चन है, हाउ डज द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इन अ थर्मामीटर डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एक्सपेंशन। तो थर्मामीटर के अंदर जो बात है, ये इसके साथ जो दोनों हमारे पास ERQ थे, यानी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स क्वेश्चन था, इनके अंदर भी वही बात करते हैं। मैंने तीनों के कॉन्सेप्ट एक साथ समझाने लगी हूँ कि जो थर्मामीटर के अंदर आप लोगों की एक्सपेंशन होती है ना लिक्विड की, उसके अंदर आप लोग रियल एक्सपेंशन को इग्नोर कर रहे थे, यानी आप लोग कंटेनर के एक्सपेंशन को जस्ट इग्नोर कर रहे थे। तो आप लोग अपेरेंट जो आप लोगों की एक्सपेंशन होती है ना, आप लोग उसी से काम चलाते हो, और आप लोग उसको रियल एक्सपेंशन ही मानते हो, ठीक है। जो आप लोगों के थर्मामीटर के अंदर मर्करी एक्सपेंड करे, असल में वो जो आप लोगों को नज़र आ रही होती है वो अपेरेंट एक्सपेंशन है, लेकिन आप लोगों ने मार्किंग उस लिहाज से की होती है कि आप लोगों का काम उसी से चलता है, तो आप लोग उसे रियल एक्सपेंशन कहते हो, और आप लोग कहते हो कि ये जो थर्मामीटर है ना, ये जो एक्सटेंड कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एक्सपेंशन का डेमोन्स्ट्रेट करें। इसी तरह यार कि हमसे कहता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन है, आप लोगों को पिछले सर्किट में पढ़ा चुके हैं ना, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमसे कहता है हाउ डज दिस अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इन थर्मामीटर्स। तो ये ये जो अभी मैंने बात किया सर कि मैं जो ऊपर सेकंड वाला सर किया, उसके अंदर भी यही बात है, तो मैं इस सबका जवाब एक साथ देती हूँ। और द फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेज दैट रिलाई ऑन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो कोई भी जो डिवाइस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पर रिलाई करती है, उन सबका फंक्शन ये होता है कि वो अपेरेंट एक्सपेंशन से अपना काम चलाते हैं, उसी के हिसाब से मार्किंग करते हैं, उसी के हिसाब से कैलिब्रेशन करते हैं,
एंड उनको रियल एक्सपेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो अपेरेंट को ही इज इक्वल टू रियल मानते हैं, जब कैसी को बात नहीं है, बट वो इसी से काम चलाते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड अप्लाइज टू थर्मोमीटर एंड हाउ रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन प्ले रोल्स इन द मेजरमेंट्स। तो तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन थे, इन सब का जवाब ये है कि द लिक्विड column rises due to apparent expansion, but as the bulb expands slightly too, the real expansion is the sum of expansion of container and apparent expansion. The thermometer actually works on apparent expansion, ठीक है, इसकी कैलिब्रेशन ही apparent expansion के ऊपर हुई होती है। तो अदर डिवाइसेस जो होती हैं, इस तरह फील्ड टेम्परेचर गेजेस होते हैं, इस तरह बाकी सारे लिक्विड का यूजिंग, जिसके अंदर लिक्विड यूज आप लोग कर रहे होते हैं, वो सारी डिवाइसेस होती हैं, वो भी अपेरेंट एक्सपेंशन को ही कंसिडर करती हैं और रियल एक्सपेंशन को अपेरेंट एक्सपेंशन के इज इक्वल ही मानती हैं, और उनका एक्यूरेट ऑपरेशन हो जाता है क्योंकि उनकी कैलिब्रेशन उसी के हिसाब से होती है। हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हो गए और हमारे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन हो गए। टिक पहले का लगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू गैस पार्टिकल्स एज टेंपरेचर इंक्रीजेस। तो हमें पता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेज तेज मूव करेंगे और वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज करेगा। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमें देते हैं, डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स लीड टू द जनरेशन ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हम लोगों ने पढ़ा कि जब आप लोगों का कंटेनर सील्ड होता है तो गैस के पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लग जाते हैं और वो अंदर से कंटेनर को बहुत ज़्यादा किक करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बम्प करने लग जाते हैं उसके साथ, तो अंदर वाला प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद वाई द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी। इसका भी वही जवाब है, ठीक है, कि कोलाइडिंग विद द वॉल्स बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और प्रेशर एज अ रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, बस आदमी को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी सब कुछ एक ही बात है। उसके बाद एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रेशर ऑफ गैस चेंज विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। वही बात, दोबारा वही बात कि जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप लोगों का प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑफ गैस कम होगा, ठीक है। उसके बाद एनालाइज हाउ दिस बिहेवियर एक्सप्लेन्स फिनोमिना लाइक द इंक्रीज प्रेशर इनसाइड अ कार टायर ऑन अ हॉट डे। तो इधर हम लोग पहले वाले का जवाब देते हैं, फिर दूसरा वाला पढ़ते हैं। पहले वाले का जवाब है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो आप लोग जब एक हॉट डे के ऊपर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो ऑफ अ टायर, तो आप लोगों के काइनेटिक पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि हॉट जब आप लोगों का दिन है, टायर के अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टायर के अंदर ऑब्वियसली हवाई भरी हुई है, गैस है। तो जब आप लोगों का हॉट सन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देता है, आप लोगों की गैस के उस पार्टिकल्स का, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट जो आप लोगों के टायर है ना, वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उनके फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का सेकंड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे पूछते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पार्टिकल्स टेम्परेचर से किस तरह रिलेट करती है। वही बात दोबारा, तो कहना है कि प्रेशर और टेम्परेचर से क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ये सारा रिलेशन है इन दोनों का, ठीक है। ये हो गई हमारी सारी बातें, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला हमारे पास SLO है, स्टेट दैट सर्टन मटेरियल्स व्हेन कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो कैन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का हम लोगों ने जो सारा टॉपिक था बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ लिया हुआ था, दोबारा भी इसके ऊपर नजर डाल देंगे सुपर कंडक्टिविटी असल में है क्या। तो व्हाट हैपेंस व्हेन सर्टेन मटेरियल्स आर कूल्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो, दे बिकम सुपर कंडक्टर्स। जब भी आप लोग किसी भी मटेरियल को कूल डाउन करते हैं, उसके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन, उसके इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन कम होती है, कूपर पेयर बनते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर आता है और वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, रेजिस्टेंस जीरो के इक्वल हो जाती है। शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमसे कहते हैं कि स्टेट अ कंडीशन अंडर विच सर्टेन मटेरियल्स एक्सिबिट सुपर कंडक्टिविटी। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि जब भी आप लोग सब्सटेंस को कूल डाउन करोगे उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर इज अराउंड 4 केल्विन। तो अगर आप इसे कम करोगे, 0 केल्विन तक पहुंचना ज़रूरी नहीं, वो आप कभी पहुंच भी नहीं सकते, तो आप जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर से उसे नीचे करोगे तो वो सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद हमसे पूछते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी बताओ, तो बताओ कि टेम्परेचर से किस तरह रिलेट करता है। तो ये एक आप लोगों के पास एक सुपर कंडक्टिविटी किस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुँच के आप लोगों की रेजिस्टेंस को जीरो बनाया जाता है। उसके अंदर जो टेम्परेचर से इसके साथ रिलेशन है कि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो कम से कम नीचे। उसके बाद हमसे जो वो अगला ऐसा पूछना कहता है डिस्क्राइब सुपर कंडक्टिविटी। तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फैक्टर दैट कॉजेज सुपर कंडक्टिविटी इन मटेरियल्स। तो जो टेम्परेचर है वो असल में आप लोग क्रिटिकल लेवल तक राइज करते हैं, यानी आपके क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये आप लोगों की सुपर कंडक्टिविटी की
वजह है। अब देखो बाकी तीनों आप लोग ये सोचो कि पहला वाला क्यों, पहला वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये एमसीक्यू थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट पहला वाला इज अ मोस्ट सुटेबल वन, क्योंकि दूसरा वाला कहता है द मटेरियल गेन्स अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट यार। उसके बाद द मटेरियल बिकम्स कम्प्लीटली सॉलिड। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल नहीं गेन करता है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से नीचे जाता है, ये मैग्नेटिक इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सुपर कंडक्टिविटी में, और मटेरियल बिकम्स कम्प्लीटली सॉलिड, ये क्या मजाक है, ये तो नहीं होता ना। तो चौथा वाला द एटम इन अ मटेरियल हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक ये बहुत ठीक बात लग रही है। उसके बाद कहते हैं अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली। What is the main factor that causes superconductivity in materials? इसका आंसर है the atoms in the material have very low kinetic energy allowing electrons to move freely. इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करेंगे, नो रेजिस्टेंस होगी, तभी आप लोगों की कंडक्टिविटी सुपर हो पाएगी। उसके बाद शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है व्हाई डज सुपर कंडक्टिविटी लीड टू जीरो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सुपर कंडक्टिविटी जीरो के यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर के करीब होती है, और इस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन भी जीरो हो जाती है और एटम्स की वाइब्रेशन भी जीरो होती है, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली मूव करते हैं और रेजिस्टेंस नहीं होती, तो कंडक्टिविटी सुपर पहुंच जाती है। सेकंड हमसे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन वो कहते हैं कि डिस्क्राइब हाउ सुपर कंडक्टिविटी कैन बी यूजफुल इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सच एज इन मेडिकल डिवाइसेस और पावर ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर आप लोग देखो तो एनर्जी लॉस भी जीरो हो जाता है, हाई करंट डेंसिटी भी हो जाती है, तो इसकी वजह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब मेडिकल डिवाइसेस में कहाँ यूज़ होता है, ये एमआरआई मशीन्स में यूज़ होता है, यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं एंड ये इधर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी होते हैं, तो ये एमआरआई मशीन्स में सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। और उसके बाद आप लोगों के पास सेकंड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि कूपर पेयर किस तरह बनते हैं और कूपर पेयर किस तरह सुपर कंडक्टिविटी के अंदर रिजल्ट करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना, वहाँ पे सारे कूपर पेयर्स बन जाते हैं और एकदम सुपर कंडक्टिविटी रीच हो जाती है। तो कूपर पेयर असल में है क्या, दो इलेक्ट्रॉन से पेयर अप होते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस को कम से कम कर सकें, तो इसे हम लोग कूपर पेयर कहते हैं। कूपर पेयर जो होता है एक आप लोगों के क्रिस्टल जैसे, ठीक है, आप लोगों के मेटालिक बॉन्ड्स बने हैं मेटल्स, तो उधर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब वो मूव कर रहा है तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन का एक उनके इर्द गिर्द पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, उनके बीच में ये नेगेटिव आयंस का समुंदर होता है, तो वो उन पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो डिस्टॉर्शन है, ये एक जो थोड़ी सी खला बन जाती है, उसकी वजह से एक थोड़ी सी अट्रैक्शन की, आप लोग कह सकते हो थोड़ी सी अट्रैक्शन बन जाती है। अगला एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिजल्ट इन सुपर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूपर पेयर होता क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से पेयर अप होते हैं ताकि सुपर कंडक्टर बना सकें वो चीज़ें। तो ये पेयर अप किस तरह होते हैं, आप लोगों के पास एक क्रिस्टल लैटिस होता है ऑफ अ मेटल, ठीक है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड्स बने हुए हैं और इधर पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन को, छोटी सी डिस्टॉर्शन बन जाती है। जो डिस्टॉर्शन होती है ये इधर हाई पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं, और इसके जो हिसाब इसकी वजह से एक और इलेक्ट्रॉन दूर से ये पॉजिटिवली चार्ज आयन अपने करीब खींचते हैं, और जब ये करीब खींचते हैं तो जो पिछला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा होता है दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये हर मेटल के अंदर इसीलिए सुपर कंडक्टर्स नहीं बनते, क्योंकि हर मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कूपर पेयर नहीं बना पा रहे होते। तो चाहे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करें एक दूसरे को, बट इस डिस्टॉर्शन की वजह से पॉजिटिव आयंस ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचा और इन दोनों का ज़बरदस्ती एक वीक पेयर बना दिया, ठीक है, जिसे हम लोग कूपर पेयर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कूपर पेयर जो है वो सुपर कंडक्टिविटी किस तरह कॉज करता है। तो जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो कोलाइड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा मिकदार में अलग अलग किस्म से वाइब्रेट करें, अलग अलग किस्म से वो कोलाइड करें। बट इन सुपर कंडक्टर कूपर पेयर बना होता है, तो कूपर पेयर जो होता है वो सेम स्टेट और सिंगल वेव की जो फॉर्म में ना मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से इधर रेजिस्टेंस कम से कम हो जाती है। उसके वजह से अगर हम लोग उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो किस तरह करते हैं, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग बात करने लगे हैं कि उन्होंने बोला है कि हाउ डज दिस फिनोमिना अफेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सुपर कंडक्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर ही नहीं कर रहे, वो जो एनर्जी है उनकी एनर्जी ही नहीं वेस्ट हो रही, वो ट्रैवल करें विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जीरो होती है इन आपकी इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करती है, कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता,
करंट बिल्कुल परसिस्टेंट आता है, कोई रुकावट नहीं होती और पावर ट्रांसमिशन भी परफेक्ट होती है। उसके बाद अगर हम लोग अपने अगले एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन की बात करें तो वो कहते हैं कि एक्सप्लेन द कंडीशन इन विच सुपर कंडक्टिविटी अकर्स। तो सुपर कंडक्टिविटी को अकर होने के लिए आप लोगों के पास वेरी लो टेम्परेचर यानी आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ेगा। आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से नीचे जानी पड़ेगी, क्योंकि जब लेस मैग्नेटिक फील्ड होगी तो स्ट्रॉन्ग कूपर पेयर बनेंगे और रेडियोस रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगली क्या है तो क्रिटिकल करंट से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि कम करंट होगा कम मैग्नेटिज्म होगी, कम मैग्नेटिज्म होगी तो स्ट्रॉन्ग कूपर पेयर बनेंगे और स्ट्रॉन्ग कूपर पेयर बनेंगे तो रेजिस्टेंस कम होंगे। सारी समझने वाली बातें। उसके बाद ये कि एमआरआई मशीन्स में किस तरह ये यूज़ होता है। ठीक है, तो एमआरआई मशीन में सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ये यूज़ होते हैं ताकि हाई क्वालिटी इमेजेस बने, क्योंकि एमआरआई मशीन के अंदर आप लोगों के इनसाइड ऑफ द बॉडी की इमेजेस बन रही होती हैं और इसके अंदर एनर्जी लॉस सबसे कम होता है तो ज़रूरत इसकी ज़्यादा होती है, ये एफिशिएंट है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी एक और एग्जांपल देखें, उन्होंने जो हमसे बोला है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एक इस तरह की डिवाइस है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है इन दैट डिवाइस, और इसके अंदर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं ताकि इन पार्टिकल्स को तेज़ी के साथ मूव कराया जा सके और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा की जाती है ताकि ये जो आप लोगों के पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर आपका प्रिसाइज कंट्रोल हो और आप लोग इसे यूज़ कर सकें प्रिसाइजली। ये सारे एसएलओ से जो इस चैप्टर के साथ जाते थे, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, वरना ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो गई है। इस चैप्टर के आखिरी जो सेक्शन है सेक्शन डी, उसकी भी एक्सरसाइज में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।